नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण। पादप क्या होता है? जितने भी पौधे हैं इन सभी को पादप कहा जाता है। इसमें किस तरह से पोषण होता है इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों के लिए भोजन आवश्यक है। और आप यह भी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज भोजन के कुछ घटक हैं जो इन पादपों से भी पाए हम लोग ग्रहण करते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित और कई ऐसे भी प्राणी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। वे पादपों पे या फिर पादपों के जो आहार होते हैं उसको ग्रहण करते हैं। अतः मानव और अन्य प्राणी जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं, ये हम कह सकते हैं। अब है पादपों में पोषण की ये कौन सी विधि है? तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं, यानी कि केवल पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए कार्य करती है। ये जो पोषक पदार्थ होते हैं ये सजीवों की उनकी शारीरिक संरचना को सुधारने में, रख रखाव करने में, उसकी वृद्धि करने में, और अगर क्षतिग्रस्त हो गया है तो फिर उसकी रख रखाव करने के लिए सामर्थ होते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। जैव प्रक्रम यानी कि सजीव या कोई भी व्यक्ति जो दिन भर में जो भी कार्य करता है उसके लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इन ऊर्जा की आवश्यकता हमें इसलिए होती क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं, यानी कि जैव प्रक्रम के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये भी हम पादपों से ही ग्रहण करते हैं। सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की जो विधि है उसे हम कहते हैं पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, यानी कि स्वयं बनाता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। उस विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जिस विधि में कोई सजीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है और स्वयं बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं इस विधि को। और वैसे जीव जो यह काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी जीव हैं ये सब क्या करता है कि पादपों के द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? विषम पोषी कहते हैं। और जो खुद से भोजन बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। यहाँ पे बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो यह आप पढ़ चुके हैं कि सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, जो कि उसके पत्ती में क्लोरोफिल होता है, और जड़ की सहायता से मिट्टी में जो खनिज लवण है वो और जल लेता है, इसके मदद से ये अपना भोजन बनाता है। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता? तो ये इसलिए क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नामक वो जो रासायन होता है वो नहीं पाया जाता है। क्योंकि पत्तियां जो भोजन बनाती हैं पौधों के लिए, पेड़ के लिए, वो उसी की सहायता से। अगर हमारे पास भी होता तो हम भी बना सकते थे। तो ये शायद बूझो और पहेली का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? अभी मैंने जस्ट बात की कि पत्तियां बनाता है, तो खाद्य फैक्ट्री क्या है? पत्तियां हैं। और पादप के सभी भागों में निर्मित होता है तो कह सकते हैं पत्तियों में निर्मित होता है, अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? तो बिल्कुल कुछ विशेष भागों में ही। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पत्तियों की सहायता से सूर्य का प्रकाश, जड़ की सहायता से खनिज लवण। खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? और कई इसमें प्रक्रियाएं, कई इसमें शामिल हैं चीज़ें जो कि
खाद्य पदार्थों को पहले पत्तियों में स्थानांतरण करते हैं, फिर पत्तियों से पूरे पौधों के हर एक भाग में। आगे हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब है कि प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का एक प्रक्रम है। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री है। यहाँ पे आपको उसका जवाब मिल गया। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज, जिसे हम जर कहते हैं, उसकी सहायता से अवशोषित किए जाते हैं पत्तियों तक और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सहायता पर उपस्थित पत्ती की जो सतह है उस पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र होते हैं, यानी कि छोटे छोटे आप उसमें बिंदी देख सकते हैं, जिसकी सहायता से वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें प्रवेश होता है। तो इस तरह से क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण होती है, जिसमें पादप खाद्य पदार्थ का संश्लेषण करता है। अब यहाँ पे बूझो फिर से जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं। तो आप दो शब्द सुने होंगे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है कि खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करता है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। नेक्स्ट है कोशिका। तो आपने देखा होगा कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, इसी प्रकार सजीवों का जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, वो कोशिकाओं से बना है। कोशिका को हम सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, जबकि कई ऐसे भी जीव हैं जो हजारों लाखों अरबों कोशिका से मिलकर के बना है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी कि कोशिका जो है एक पतली बाह्य संरचना के द्वारा घिरी होती हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसमें एक बीच में होता है केंद्रक, इसे हम कहते हैं कोशिका का केंद्रक। केंद्रक चारों ओर से एक जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है। इसके अंदर जो पदार्थ होता है इसको हम कहते हैं कोशिका दर्भ। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि पत्ती जो है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके सहायता से वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने अंदर लेती है और उसके बाद फिर खाना बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जल और खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। यानी कि जल और खनिज वाहिकाओं यानी कि नलियों के द्वारा, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो एक तरह से नली होता है, जिसके अंदर जड़ की सहायता से खनिज और खाद्य पदार्थों को पहुंचाया जाता है पत्तियों तक। ये वाहिका नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखा और पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं और पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप और जानेंगे कक्षा 7 के इस अध्याय में। ठीक है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी कि सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है और इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद और पत्ती की सहायता करता है क्लोरोफिल, जिसकी सहायता के कारण क्या होता है कि ऊर्जा का संग्रहण होता है, सूर्य की ऊर्जा का इकट्ठा होता है, संग्रहण होता है और ये सब मिल करके एक खाद्य संश्लेषण खाद्य बनाता है, यानी कि भोजन बनाता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं इसे। ठीक है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यानी कि ये सारी चीज़ें क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, यानी कि इसके अलावा और कोई ऐसा प्रक्रम नहीं है, एक लौता है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है और पादप में
खाद्यों के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। यानी कि सभी जीवों के लिए अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, पत्तियां जो भोजन बनाती हैं या उस पेड़ के जो फल होते हैं वही हम खाते हैं। हमारे अंदर जो ऊर्जा होता है वो भी कहीं ना कहीं किससे बना होता है, सूर्य से। तो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का जो स्रोत है, चरम स्रोत है, वो कौन सा है, सूर्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। सभी जीव मर जाएंगे भूखे। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं ले सकता व्यक्ति। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर है और उसके द्वारा बनाए गए भोजन पर ही निर्भर है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है और प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी असंभव हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। जब क्लोरोफिल एक और काम करती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, संश्लेषण करती हैं। और इस प्रक्रम को हम इस समीकरण के द्वारा देख सकते हैं कि यह है कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल लिया, उसके बाद सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में परिवर्तित किया। कार्बोहाइड्रेट आप पहले भी सुने होंगे, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और ऑक्सीजन जो एक प्राण वायु है जिसके बिना हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। उसके बाद इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, यानी कि निकलती है, और कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है, जमा हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये पत्तियां हैं। इस पत्ती के अंदर ये छोटे छोटे यहाँ पे छिद्र होते हैं, रंध्री द्वार कहते हैं इसे। और इस पत्ती को जब हम ये करेंगे, गौर से देखेंगे, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तब इसमें हमें इस तरह से एक संरचना दिखाई देगी, छोटे छोटे। ये जो है ये कहलाता है क्लोरोफिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। जब पत्ती के अंदर स्टार्च बन जाता है तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हुई। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। चलिए, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन छोड़ा, और जल से खनिज और जल लवण लिया। खनिज और जल पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। चलिए, बूझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो बिल्कुल, इन पत्तियों के द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण होता है। और उसके जो, जैसे ये पत्तियां हैं और इसके जो टहनी होते हैं, टहनी नहीं, इसके छोटा सा जो यहाँ पे होता है, इसके और इसका जो तना होता है, वहाँ से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। ठीक है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भाग जैसे कि हरे तने और हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्प उत्सर्जन के द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क और शूल रूपी हो जाती हैं। यानी कि ये कहा गया है कि मरुस्थल में वैसे ही जल की मात्रा कम होती है, जिसके लिए पत्तियां क्या करती है कि अपने ऊपर एक शूल यानी कि कांटा का निर्माण करती हैं, जिससे कि वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया है वो कम हो। क्योंकि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया इस पे निर्भर करती है कि पत्ती कितना बड़ा है। अगर पत्ती बड़ा है तो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी, और पत्ती में अगर पत्ती है ही नहीं, सिर्फ तना में कांटे हैं, तो इसमें वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया है वो कम हो जाएगी। इसीलिए रेगिस्तान में क्या होता है कि पौधे या पेड़, वहाँ पे आप देखेंगे कि कांटे वाले पेड़ ज़्यादा उगते हैं रेगिस्तान में।
ठीक है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। तो एक तो पत्तियों के द्वारा भोजन बनाया जा सकता है, और दूसरी जिसके पत्ते इन कलरों का होता है, लाल, बैगनी, हरा, नीला, ब्लू, वो क्या करते हैं अपने तना के माध्यम से या फिर टहनी जो होता है उसके माध्यम से वो खाना बनाता है, इनकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। जैसे कि वो जो बूझो जो बात कर रहा था, वो इन पत्तियों की बात कर रहा था कि ये पत्तियां जो है वो किस तरह से अपना भोजन बनाती हैं, क्योंकि क्लोरोफिल का कलर हरा होता है जिसके कारण वो खाना बना सकता है। लेकिन इस पत्तियों को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसके अंदर क्लोरोफिल है, तो फिर ये किस तरह से खाना बनाती है? तो इसका आपको जवाब मिल गया। इनका रंग हरा क्यों होता है? इसमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब बात करते हैं कि पादप में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो पत्तियों में स्टार्च के रूप में जमा होता है, उसके अतिरिक्त और कौन से खाद्यों का संश्लेषण होता है? स्टार्च के रूप में पत्तियों में रहता है जो कि उसे ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन जो कि वृद्धि में सहायक होता है, वह पत्तियों को किस तरह से मिल पाता है? तो प्रोटीन जो है एक नाइट्रोजनी पदार्थ है, यानी कि इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। तो पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैस भी उपस्थित है, वो भी प्रचुर मात्रा में है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकता है। मिट्टी में कुछ जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उनकी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में छोड़ देता है, और यह विलय पदार्थ पादपों के द्वारा, यानी कि पौधों के द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी कि इस रूप में नाइट्रोजन का अवशोषण होता है जल के साथ साथ जड़ के द्वारा। संभवतः आपने देखा होगा कि किसान अपने खेत में उर्वरक और खाद डालते हैं, बिल्कुल देखा होगा आपने, जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है, और इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों को जो है नाइट्रोजन मिल पाता है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। इसके पश्चात क्या होता है कि पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करते हैं। संश्लेषण का मतलब होता है कि चीज़ों को ले करके, सारी चीज़ों को ले करके एक अलग चीज़ उत्पाद बनाना, इसको हम कहते हैं संश्लेषण, सिंथेसिस। और एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एक चीज़ों को ले करके अलग अलग पार्ट में तोड़ना, यानी कि एनालिसिस। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे है कि पादपों में पोषण की अन्य विधि क्या है, और कौन से विधि हैं जिससे एक पादप, एक पौधा अपना पोषण कर पाता है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो आप यह जानते हैं कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसके पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो वो भोजन किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार वो जीवित रहते हैं, वो पोषक कैसे प्राप्त करते हैं? तो वो किसी दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं अपने खाद्य पदार्थों के लिए। तो उसे हम कहते हैं विषमपोषी। क्या आपको एक वृक्ष के तने और शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? जब आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको एक पीले रस्सी नुमा एक वृक्ष से लिपटी हुई संरचना दिखाई देगी। ये क्या करता है? इसे हम अमरबेल भी कहते हैं। तो ये अपने भोजन के लिए इस बड़े पेड़ पे निर्भर है। तो इसको हम क्या कहेंगे? विषम पोषी। और वह यह जो प्रणाली है, इस प्रणाली को कहते हैं हम विषम पोषी। और यह जो जीव दूसरे पर निर्भर है, इसे हम कहते हैं पर यानी कि दूसरा पोषी, यानी कि उससे पोषण लेना, दूसरे से पोषण लेने वाले पादप, इसे हम क्या कहते हैं? परपोषी पादप। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं,
तो विषमपोषी और परपोषी ये एक ही होते हैं। और परपोषी जैसे कि यहाँ पे अमर बेल क्या है, परपोषी है। और इस जीव को जो कि क्या करता है, उस जिस पेड़ पे ये रहता है अमर बेल, उसको भोजन ना बनाने देता है। यानी कि वो भोजन तो बनाता है लेकिन उसे भी पोषक से वंचित करता है, उसके पोषक को ये ले लेता है। तो इसे हम कहते हैं परजीवी, जो दूसरे पे आश्रित हो जीने के लिए। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। परपोषी विषमपोषी एक ही है। परजीवी उस जीव को कहते हैं जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पे आश्रित होता है। अब आप सोचिए, क्या हम और जितने भी जानवर हैं ये क्या परजीवी नहीं हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो बिल्कुल चर्चा कीजिए कि, और यहाँ पे पहली फिर से जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाला मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं? हाँ, ये जोंक, रक्त चूसने वाले जितने भी जानवर होते हैं, मच्छर, खटमल, ये सारे के सारे क्या है, परजीवी हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित रहते हैं। तो क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उसके विषय में सुना जो जंतु का भक्षण करते हैं? तो कई ऐसे भी पौधे होते हैं जो जंतु को निगल जाता है, खा लेता है, जिन्हें पचा सकते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है, यानी कि आश्चर्यचकित नहीं है कि ऐसे पौधे हरे या किसी अन्य रंग के हो सकते हैं? जैसे कि चित्र 1.6 के पादप को देखिए। अगर हम इसे देखें तो ये एक ऐसे पौधा होते हैं जो एक गंध छोड़ता है, स्मेल छोड़ता है, और उसमें कीट आकर के फंस जाता है। फिर ये अपना ऐसे डिब्बा बंद कर लेता है और उसे पचा जाता है। घटपर्णी इसका नाम है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पे इसी के बारे में बताया गया कि कीटभक्षी कर लेता है, कीटभक्षी पादप कहलाता है। अब बूझो जो है वो भ्रमित हो गया है, यानी कि इसको डॉट आ गया है कि यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीट का भक्षण क्यों करता है? करते हैं क्योंकि ज़्यादातर घटपर्णी पौधे पानी के पास उगते हैं, आसपास में। वहाँ पे नाइट्रोजन की जो मात्रा है इसे कम मिल पाता है, जिसकी वजह से ये कीड़े मकोड़े को खा करके नाइट्रोजन की जो मात्रा है संतुलित कर पाता है। तो इसीलिए जो है घटपर्णी पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ कीट का भी भक्षण करता है। अब हम बात करते हैं मृतजीवी की। ये जो सड़ी गली वस्तु दिखाई दे रहा है ये क्या है, मृत जीव है, इसे मशरूम कहते हैं। तो इस प्रकार के जो पोषण की जो प्रणाली है जिसमें जीव किसी मृत अथवा विघटित जो सरगल चुका है उस जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, यानी कि मृत या फिर जो विघटित हो चुके हैं जैविक पदार्थ उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे हम मृतजीवी पोषण कहलाता है। वह क्या कहलाता है, मृतजीवी पोषण, और उस जीव को कहते हैं मृतजीवी। जैसे कि आप देखे होंगे कि जब गांव में ये जब धान को उसको उसमें से धान निकालने के बाद उसे जब पुआल को वैसे ही रख दिया जाता है, जब वो सरगल जाता है बारिश में धूप में तो उस पर ये निकल आता है मशरूम। तो ये क्या है, मृतजीवी है जो उस विघटित या मृत जैविक पदार्थों से पोषण लेकर के पनपने लग जाता है, शुरू हो जाता है। जैसे कि कवक आचार, चमड़े, कपड़े और अन्य पदार्थ पर उगते हैं। ये उन स्थलों में भी उगते हैं जो नम और उष्ण हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है और इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवक की वृद्धि के कारण नष्ट या अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। देखे होंगे कि जब आप ब्रेड को क्या करते हैं, नमी वाले जगह पे रख देते हैं तो उसमें इस तरह से बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं कवक। कवक क्या है कि वायु में उपस्थित होते हैं और जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम और उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। तो क्या
अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं। इसे हम ऐसे रखें कि इसमें हवा ना लगे, क्योंकि हवा के ही कारण तो ये होता है। तो बिल्कुल इससे हम बचा सकते हैं। बूझो अब फिर से यह बूझना चाह रहा है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी हो सकता है, यानी कि कवक जो है किसी पादप को या फिर किसी इंसान को रोग की तरह भी हो सकता है। पहेली भी जानना चाहती है कि क्या यीस्ट और छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतु और मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। ठीक है, तो इसका जवाब ये पहेली ने बूझो को दे दिया। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे हम कहते हैं सहजीवी संबंध। जैसे कि जब आप स्कूल जाते होंगे तो वहाँ पे आप जो घर से लाते होंगे टिफ़िन, वो अपने दोस्तों को और आपका दोस्त आपको दे दिया। तो इस संबंध को कहते हैं सहजीवी संबंध। ऐसे ही कुछ जंतु होते हैं, जीव होते हैं जो इस तरह से मिल बांट के खाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। आप देखे होंगे कि ये जो पेड़ रहता है उसके जड़ में नीले नीले हो जाते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में उन्हें जल और पोषक तत्वों के अवशोषण में उसकी सहायता करती है। तो वृक्ष के लिए इस संबंध का एक विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कवक, यानी कि लाइकेन जो एक पदार्थ है जिसमें दो जीव रहता है, एक शैवाल और दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। कवक जबकि बदले में शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ कवक को देता है और ये क्या कहलाता है, लाइकेन। नेक्स्ट है कि मृदा में पोषणों की या पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। ऐसे कि एक बार जड़ के द्वारा जल को तो ले लिया जाता है, नाइट्रोजन को ले लिया जाता है, खनिज पदार्थों को पौधों में हस्तांतरित कर दिया जाता है, लेकिन फिर वो पुनः पूर्ति यानी फिर वो मिट्टी में किस प्रकार आ पाता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। जानते हैं कि बार बार जब हम फसल उगाते हैं उसके कारण क्या होता है कि मृदा में उर्वरक और खाद्य पदार्थों की कमी होने लग जाती है, और इसीलिए हम क्या करते हैं कि समय समय पे उसमें पोषक तत्वों को समृद्ध करने के लिए उर्वरक और खाद्य मिलाते हैं। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें हम स्वस्थ भी रख सकते हैं। ठीक है, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है और फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। और नाइट्रोजन जो है ये राइजोबियम नाम के जो जीवाणु हैं उसके द्वारा क्या होता है, विघटित कर दिया जाता है मृदा के अंदर। और कुछ खास किस्म के ही पौधे हैं जिसके जड़ में ये पाया जाता है। तो कभी कभी आप ये भी देखे होंगे कि एक किस्म के फसलों के साथ किसान क्या करता है, उसके बगल में चना, मटर, मूंग ये पादप भी लगा देता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है उस फसल के लिए। और अधिकतर जो दालें फलीदार पादपों से ये प्राप्त होते हैं। इसके बदले पादप जो है राइजोबियम जीवाणु को क्या करता है, आवास देता है और खाद्य प्रदान करता है। अतः इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें भी सहजीवी संबंध है। तो इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत कम ही पादप अन्न पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी और मृतजीवी। परजीवी और मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं और सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप और अन्य प्राणी पर निर्भर रहते हैं, और ये सारे मिल करके क्या करते हैं, सूर्य पर निर्भर रहते हैं। अतः हम जो है इस अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि एक विषम पोषी प्रणाली के रूप में समूहीकृत है सारा, और उसके अंदर परजीवी भी आ जाता है, परपोषी भी आता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कीट भक्षी पौधे आंशिक विषम पोषी हैं? तो बिल्कुल वो आंशिक विषम
पोषी भी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इन सब के बारे में हमने चर्चा किया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।